Hi friends, I welcome you all at Crack Grade B. In the video lecture series of government schemes today, we are going to cover schemes launched by the Ministry of Labour and Unemployment. As we all know that these schemes can be important for RBI, NABARD and EPFO exam because you can expect at least 2 to 4 questions in EPFO exam only. Why I am saying this? Because I have uploaded a video related to how to cover social security scheme. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप एक बार जाके देखिए, तो आपको खुद समझ में आएगा कि सोशल सिक्योरिटी स्कीम से गवर्नमेंट ईपीएफओ का जो एग्जाम हुआ था उसमें 2 डायरेक्ट क्वेश्चन थे इन स्कीम्स को लेकर। तो मेरा जो मेन फोकस है इस वीडियो लेक्चर के अंदर वो आरबीआई सेक्शन, नाबार्ड सेक्शन और स्पेशली ईपीएफओ सेक्शन को बिल्कुल कवर करेगा। और दिस इज लेक्चर 1 फॉर टुडे। और इसकी जो पीडीएफ कॉपी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन करके देख सकते हैं। So friends, what is our first scheme for today? Our first scheme is प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। देखिए इस स्कीम के बारे में मैं आपसे इसके फीचर्स, बेनिफिट, एलिजिबिलिटी और सबसे पहले मैं बात करूंगा इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में कि गवर्नमेंट ने इस स्कीम को लॉन्च क्यों किया था। माय फर्स्ट स्लाइड इज रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। फ्रेंड्स, as we all know that there are 93% workers force are from unorganized sector. It is a big section which is covered by the unorganized workers. So what is the main objective of this scheme? The objective of the scheme is to ensure old age protection for unorganized workers. As we all know that अगर कोई भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है तो हमने कभी नहीं सुना होगा कि उसको पेंशन मिलती है। गवर्नमेंट का जो सोल पर्पस है इस स्कीम को लॉन्च करने का, जो अनऑर्गेनाइज वर्कर्स होते हैं उनको प्रोटेक्शन देना, उनको पेंशन देना जब वो 60 साल की उम्र को क्रॉस कर जाएंगे, जैसा कि गवर्नमेंट सेक्टर में आज तक होता है। So what are the workers which comes under the category of unorganized workers? They can be home base, street, midday meal, hat, brick kiln, cobblers, and all these workers which comes on ये जो सेक्शन में मैंने दिए हैं वो सारे के सारे अनऑर्गेनाइज वर्कर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो जल्दी से देखते हैं कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या दी है गवर्नमेंट ने। देखिए, जिस भी व्यक्ति की, जिस भी वर्कर की मंथली इनकम 15,000 रुपए से कम है, लेस देन 50,000, दे बिलोंग टू द एंट्री एज ग्रुप ऑफ 18 to 40 years। आई मीन टू से जो 15,000 से कम कमा रहा है और जिसकी एज 18 से 40 साल के बीच की है, वो इस स्कीम को सब्सक्राइब कर सकता है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट कि इस स्कीम के अंदर कौन कौन कवर नहीं होते हैं। इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको बहुत जगह मिलेंगे, क्योंकि वो क्या करेगा, पूछेगा कि इसमें कौन कौन कवर नहीं होता है। तो आपको जल्दी से याद रखना है कि जो सब्सक्राइबर जिसने नेशनल पेंशन स्कीम को सब्सक्राइब किया हो, या फिर ईएसआईसी एम्प्लॉय इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की किसी भी स्कीम को सब्सक्राइब किया हो और उसने लास्ट ईयर में कभी भी इनकम टैक्स पे किया हो, वो इस स्कीम को लेने के लिए एलिजिबल नहीं है या इस स्कीम के अंदर वो कवर नहीं किए जाएंगे। तो ये मैंने आपको जल्दी बता दिए, 5 पॉइंट है।
15,000 से कम इनकम, 18 से 40 साल के बीच की एज, और अगर इन तीनों सेक्शंस में किसी ने अपने स्कीम में ज्वाइन कर रखा है तो वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। नाउ व्हाट आर द फीचर्स? देखिए, सबसे पहली बात, इसमें मिनिमम एश्योर्ड पेंशन मिलेगी 3,000 रुपए की आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 30 साल। फैमिली पेंशन, इसको फैमिली पेंशन क्यों कहते हैं कि अगर स्पाउस है, व्हाई आई एम यूजिंग वर्ड स्पाउस हियर, बिकॉज हस्बैंड और वाइफ दोनों में से कोई भी अगर नौकरी कर रहा हो और वो इस स्कीम को सब्सक्राइब करता है तो दोनों इस चीज का बेनिफिट उठा सकते हैं। दैट्स व्हाई दिस स्कीम इज आल्सो कॉल्ड एज अ फैमिली पेंशन। नाउ सब्सक्राइबर डाइड बिफोर 60, अगर सब्सक्राइबर यानी कि स्पाउस में से, हस्बैंड और वाइफ में से किसी की भी डेथ हो जाती है बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 60 ईयर्स, तो जो स्पाउस है वो इस स्कीम्स को कंटिन्यू रख सकता है बाकी की इंस्टॉलमेंट को देने के बाद। नाउ इसमें एक बहुत अच्छी फैसिलिटी गवर्नमेंट ने दी है कि ऑटो डेबिट फैसिलिटी है, जिसका जनधन अकाउंट है या सेविंग बैंक अकाउंट है उसके थ्रू टिल द एज ऑफ 60 ईयर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट इसमें जो मैचिंग कंट्रीब्यूशन है वो सेंटर और स्टेट के बीच में 50-50% शेयरिंग बेस पे दिया जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि अगर 200 रुपए वर्कर की तरफ से लग रहे हैं तो बाकी जो 200 रुपए हैं वो 50-50% 100 रुपए जो है सेंट्रल और गवर्नमेंट के खाते से जाएगा, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के खाते से। एनरोलमेंट प्रोसेस क्या है? इट्स अ वेरी कॉमन वर्ड, ई गवर्नेंस कॉमन सर्विसेज सेंटर, ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, एसपीवी स्पेशल पर्पस व्हीकल। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि एसपीवी क्या होता है, इसके क्या पर्पस होते हैं। तो किसी भी कॉमन सेंटर से, सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर से इस स्कीम को एक्सेस किया जा सकता है, सब्सक्राइब किया जा सकता है। इसके अलावा इसको कैसे ज्वाइन किया जा सकता है? किसी के पास अगर आधार नंबर है, सेविंग अकाउंट है, जनधन अकाउंट है, और सेल्फ सर्टिफिकेशन बेसिस पर भी आप इसके अंदर जाके इस प्रोसेस को, इस स्कीम को एनरोल कर सकते हैं। नाउ इसका फैसिलिटेशन सेंटर कौन सा है? LIC, क्योंकि इसका फंड मैनेजर जो है वो LIC है। वाई फंड मैनेजमेंट? एक्चुअली LIC विल टेक अमाउंट फ्रॉम द सब्सक्राइबर और वो उस अमाउंट को मार्केट में कहीं लगाएगा। लगाने के बाद जो फंड रेज होगा उसको वो पेंशन के रूप में आफ्टर द अटेनिंग द एज ऑफ 60 ईयर्स सब्सक्राइबर को देगा। तो LIC इज द फंड मैनेजर, यानी कि LIC पैसा लेगा, पैसा लगाने के बाद वो जो भी इंटरेस्ट आएगा या जो भी 60 साल के बाद एलिजिबल होगा बंदा उसको वो देगा, और ये एज पर द गवर्नमेंट गाइडलाइंस होगा। इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया है कि फैसिलिटेशन सेंटर जो है वो LIC हो सकता है, ESIC और EPFO के ऑफिस भी हो सकते हैं, और ऑल द लेबर ऑफिस ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो ये फैसिलिटेशन सेंटर्स है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज एग्जिट एंड विड्रॉल। देखिए, बहुत बड़ी लैंग्वेज है, छोटी सी लैंग्वेज जल्दी से समझाता हूँ आपको कि अगर किसी ने इस स्कीम को लॉन्च किया है और 10 साल से पहले निकलना चाहता है तो जो सेविंग बैंक का रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो देखिए 4% से लेके 7% तक, कुछ प्राइवेट बैंक 7% भी दे रहे हैं। तो 4 to 7% के बीच में सेविंग बैंक से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा उसके हिसाब से उसके अमाउंट को वापस कर दिया जाएगा। लेकिन अगर वो 10 साल के बाद करता है तो जो एक्चुअल एक्रूइंग है, एक्चुअल जो पैसा उसने कमाया, एक्चुअल अमाउंट जो उसने पैसा जमा किया है उस पर आया, वो उसको मिलेगा। और उसके बाद अगर उसका स्पाउस या किसी की डेथ हो जाती है तो वो कंटिन्यू कर सकता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर वो परमानेंटली डिसेबल्ड हो जाता है किसी भी कारण से, तो और अपनी स्कीम को कंटिन्यू नहीं करना चाहता, तो जो ऊपर के रूल है, ये जो 10 साल और 10 साल से ज्यादा वाला, 10 साल से कम वाला, उसके हिसाब से वो उस स्कीम को कंटिन्यू कर सकता है। एंड आफ्टर द डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर एज वेल एज हर स्पाउस, मतलब ये है कि वाइफ प्लस हस्बैंड दोनों की ही डेथ अगर हो जाती है तो जो एंटायर कॉर्पस है, जो एंटायर अमाउंट है, वो फंड के अंदर वापस आ जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने केवल जो फैमिली पेंशन वर्ड मैंने यूज किया था वाइफ और हस्बैंड के लिए। ओके, तो दिस वॉज all about the Pradhan Mantri Shram Yogi Man Dhan Yojana. Now our first scheme is Atal बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। दोस्तों देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम है, गवर्नमेंट ने इसको अभी लॉन्च किया है करंट के हिसाब से, तो इस पर कोई भी क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट, क्वेश्चन बहुत ज्यादा चांस है इस पर आने के, तो इस स्कीम को आप थोड़ा ढंग से पढ़ना। अब देखिए इसमें क्या है,
The scheme provides lead to the extent of 50% of the average day earning during the previous 4 contribution period. मेरे कहने का मतलब है, छोटी सी लैंग्वेज में आप समझो कि जो उसने 4 कंट्रीब्यूशन पीरियड है उसका, जो नौकरी वो कर रहा है, जो जैसे मान लिया, वैसे मिनिमम पीरियड में आपको बताऊंगा इसका 2 साल है, तो उसने जो 4 कंट्रीब्यूशन पीरियड के अंदर जितना भी उसने अमाउंट जमा किया है उसका 50% तक इस अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के अंदर गवर्नमेंट देने के लिए राजी है। नाउ अब देखते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी है कि एम्प्लॉय, जो भी एम्प्लॉय है वो ईएसआई एक्ट के अंडर सेक्शन 2 के अंदर कवर हो। इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, कोई भी सेक्शन आपसे वो नहीं पूछेगा एग्जाम के अंदर, बट याद रखना कि ईएसआई एक्ट के अंदर जो लोग कवर्ड है इन्हीं पर एप्लीकेबल होगी। सेकेंड वन, जो इंश्योर्ड पर्सन है इसके अंदर ईएसआई एक्ट के अंदर वो अनएम्प्लॉय हुआ हो, उसको किसी भी वजह से अपनी नौकरी से निकाला गया हो या उसने नौकरी छोड़ी हो, उसके बाद उसने मिनिमम 2 साल उस कंपनी में, उस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया हो, उसके बाद उसका जो कंट्रीब्यूटिंग पीरियड है वो 78 डेज से कम नहीं होना चाहिए। देखिए जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ चीजें, उनको आप याद रखना, ईएसआई एक्ट और अनएम्प्लॉय होना चाहिए, 2 इयर्स मिनिमम काम किया हो, 78 डेज का उसका कम से कम जो है कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। कंट्रीब्यूशन हैव बीन पेड। नाउ सबसे बड़ी चीज है, एक चीज यहाँ पे याद रखिए, अगर कोई भी कंटिजेंसी ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट शुड नॉट हैव बीन एज अ रिजल्ट ऑफ एनी पनिशमेंट। हाँ, जो नौकरी से वो निकाला गया है तो उसका पर्पस कोई मिसकंडक्ट, मारपीट, मालूम पड़ा कि किसी ने किसी को मार दिया कंपनी के अंदर, उसको निकाल दिया, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट में काउंट नहीं होगा। उस केस में आपको ये पैसा जो गवर्नमेंट दे रही है वो नहीं मिलेगा। नौकरी गई है ड्यू टू कोविड सिचुएशन या किसी और वजह से गई है, वो आपको मिल सकता है, अदरवाइज मारपीट की वजह से नहीं देगा। नाउ आधार एंड बैंक अकाउंट शुड बी लिंक विद द इंश्योर्ड पर्सन। ये तो आज के डेट में देखिए हर जगह हो गया, आधार और बैंक अकाउंट तो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, ये जो ईएसआई में जो लोग एलिजिबल हैं उसमें ये होता ही होता है, अगर नहीं है तो ये करा लेगा, इट्स नॉट अ बिग जॉब, बट याद रखना है कि आधार और बैंक अकाउंट जो है उसका लिंक होना चाहिए। अब ड्यूरेशन ऑफ अलाउंस, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि ड्यूरेशन कितना मिलेगा। उसने 2 साल नौकरी कर ली, 2 साल के बाद उसकी नौकरी छूट गई, तो 90 दिन का कम से कम उसको उसका कॉन्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा। वो कैसे काउंट होगा कि जो उसकी बेसिक पे है उसको लेके वो निकालेंगे कि 90 दिन में इस बंदे का कितना पैसा बन रहा है, तो उस पैसे, जो पैसा बन रहा है उसके हिसाब से वो उस बंदे को उसके अनएम्प्लॉयमेंट पीरियड के हिसाब से दे दिया जाएगा। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है क्लियर एम्प्लॉयमेंट। क्लियर एम्प्लॉयमेंट का मतलब हुआ कि अगर वो कहीं से निकला है तो मालूम पड़ा कि इसने कहीं से उसकी नौकरी छूट गई, तो वो 3 महीने के लिए बैठा रहा केवल। एक उसकी कंपनी नंबर 1 है, मैंने कंपनी नंबर 1 कर दिया, और ये है कंपनी नंबर 2 जो कि 3 महीने के बाद उसने ज्वाइन कर लिया। तो ये जो क्लियर एम्प्लॉयमेंट है वो होगा 3 मंथ का। अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे, नॉट एम्प्लॉयमेंट, कि 1 महीने फर्स्ट नौकरी उसकी छूट गई, 3 महीने घर बैठा रहा, लेकिन उसके बाद उसने दूसरी नौकरी ज्वाइन कर ली, बट 3 महीने के लिए बैठा रहा, तो उसको केवल 3 महीने का पैसा मिलेगा, जो कि मैक्सिमम लिमिट है। मालूम पड़ा कि 1 महीने बाद ही उसकी नौकरी लग गई, तो उस केस में उसको केवल 30 दिन का पैसा मिलेगा। अच्छा, एक चीज और है, इसको लाइफ टाइम में कभी भी पैसा लिया जा सकता है 90 दिन का। मालूम पड़ा कि आपने 1 महीने बाद ज्वाइन कर लिया, तो 1 मंथ का अभी मिल गया, तो 2 मंथ का वो बाद में कभी इस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट जैसा केस उसके साथ होता है तो बाकी 2 महीने के पैसे भी ले सकता है। तो ये एक फ्लेक्सिबिलिटी है इस स्कीम के अंदर। ओके फ्रेंड्स, नाउ डिस्क्वालिफिकेशन एंड टर्मिनेशन, बहुत सिंपल सी चीज है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है इसमें। कंडीशंस है कि अगर लॉकआउट हुआ, वर्कर्स ने लॉकआउट कर दिया, स्ट्राइक कर दी, वॉलंटरली उसने कंपनी को छोड़ा है और 2 साल से पहले छोड़ा है, मालूम पड़ा कि उसकी कंपनी छूटी है लेकिन उसकी तो एज ही हो गई काम करने की, 60 साल के बाद निकाला गया है, किसी भी एक्ट में कन्विक्ट है वो ईएसआई एक्ट में, और मतलब कहीं पर उसको दोबारा नौकरी मिल गई है, तो उस केस में भी उसको नहीं मिलेगा, उस पीरियड के लिए मिलेगा जो मैंने आपको क्लियर एम्प्लॉयमेंट की बात इससे पहली वाली स्लाइड में बताई। और या उसको डिसमिस किया गया है या टर्मिनेट किया गया है किसी भी डिसिप्लिनरी एक्शन के अंदर, या फिर डेथ ऑफ इंश्योर्ड पर्सन, इस किसी भी केस में उसको जो अटल बीमित
व्यक्ति कल्याण योजना का जो फायदा है उसको नहीं मिलेगा, यानी कि 90 दिन का जो पैसा गवर्नमेंट दे रही है वो इस किसी भी केस में उसको नहीं मिलेगी। ओके, नाउ टर्म्स एंड कंडीशन। सबसे पहली टर्म्स एंड कंडीशन क्या है इसकी, अगर वो 2 से ज्यादा एम्प्लॉयर के लिए काम करता है तो वो क्लियर एम्प्लॉयमेंट वाला केस उसके साथ है। अगर एक जगह से दूसरी जगह उसने छोड़ा और 30 दिन के अंदर ही जाके दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली तो 30 दिन का ही पैसा उसको मिलेगा। वही बात इसने यहाँ पे रिपीट की है। कैश कंपनसेशन ही मिलेगा, बैंक के अंदर ट्रांसफर होगा, जो मैं आपको बता चुका हूँ पहले कि आधार लिंक बैंक अकाउंट होना चाहिए। दूसरा, सबमिशन ऑफ क्लेम फॉर लीव एनी टाइम नॉट लेटर देन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर नवंबर आज की डेट में 2020 में कोई अनएम्प्लॉय हो रहा है तो अगर 12 महीने के लिए घर बैठ जाता है तो इस 12 महीने के बीच में ही उसको इसका क्लेम करना है, 12 महीने के बाद नहीं करेगा। क्लियर? यानी कि नवंबर अक्टूबर 2021 तक ही एलिजिबल है इस 90 दिन के पैसे को लेने के लिए। ये है इसकी टर्म्स एंड कंडीशन। भाई कोई भी कहेगा कि मेरी नौकरियां छोड़िए, मैं तो नहीं ले रहा, मैं तो 1 साल के बाद लूंगा, लेकिन नहीं, गवर्नमेंट ने कहा नहीं भाई, अगर आप हुए हो तो ये 90 दिन का जो पैसा आपको मिल रहा है ये आपको 12 मंथ के अंदर लेना है, 12 मंथ के अंदर आपको लेना है। ठीक है, तो ये थी दोस्तों अटल व्यक्ति कल्याण योजना, बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब लास्ट है प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना, नेशनल पेंशन स्कीम फॉर ट्रेडर्स, शॉपकीपर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड। हॉकर्स जो होते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं, उनके आज तक हमने कभी भी कोई भी योजना नहीं सुनी उनके लिए, तो ये स्कीम स्पेशली उनके लिए बनाई गई है और इस स्कीम को लॉन्च किया था 12 सितंबर ऑफ 2019। नाउ देखिए इसमें भी वही कंडीशंस है, जल्दी जल्दी मैं आपको बता देता हूँ। एलिजिबिलिटी के लिए कि किसी भी जो व्यापारी है, जो ट्रेडर है या जो शॉपकीपर है, उसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम होना चाहिए और एज लिमिट वही है 18 से 40 साल के बीच के होना चाहिए। इससे पहले वाली जो स्कीम हमने पढ़ी थी, एक पॉइंट और है, ये सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे है, इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए एक्सेप्ट आधार एंड बैंक अकाउंट। और जो मैंने आपको बताया था कि ये सारी की सारी जो कंडीशंस पहले वाली स्कीम में फुलफिल हो रही थी नॉट कवर होने के लिए, वो भी यहाँ पर है। नेशनल पेंशन स्कीम, स्टेट इंश्योरेंस स्कीम और इनकम टैक्स एसएससी और प्रोविडेंट फंड, ये 4 कंडीशन है। अगर वो इस तरह की इनकम टैक्स पे कर रहा है या इन तीनों जगह पे उसने कोई भी स्कीम्स को सब्सक्राइब किया हुआ है तो वो इस स्कीम्स के लिए एलिजिबल नहीं है। ओके, नाउ बेनिफिट्स क्या क्या है इसके। देखिए 3000 की पेंशन मिलेगी 60 साल की एज को ज्वाइन करने के बाद। सेम कंडीशन जो आपने पहले पढ़ी थी, 10 साल से पहले अगर वो छोड़ता है, क्विट करता है, तो सेविंग बैंक जो उसका टोटल शेयर कंट्रीब्यूशन है और जो सेविंग बैंक इंटरेस्ट रेट है वो मिलेगा, और 10 साल के बाद जो उसका शेयर कंट्रीब्यूशन है और एक्चुअल इंटरेस्ट जो उसने कमाया अपने पैसे के ऊपर वो मिलेगा। तो ये 10 साल का लॉकिंग पीरियड आप थोड़ा सा कह सकते हैं यहाँ पर। नाउ इसके लिए भी फंड मैनेजर जो है वो है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ये पैसा मार्केट में लगाएगी, जो कमाएगी वो गवर्नमेंट को वापस करेगी इस स्कीम के लिए। थर्ड वन, कॉमन सर्विस सेंटर से इसको भी सब्सक्राइब किया जा सकता है। ओके, तो फ्रेंड्स इस पर जल्दी जल्दी हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना रिगार्डिंग द कवरेज ऑफ द स्कीम नॉट कवर्ड। ओके, आई मीन टू से कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंदर कौन कौन से लोग कवर नहीं होते हैं। देखिए नेशनल पेंशन स्कीम मैंने भी आपको बताया, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जो पहली स्कीम बताई थी उस पर ये क्वेश्चन बेस्ड, ईएसआई और एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन और टैक्स पे। तो ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती हैं जिसके हिसाब से अगर इन तीनों में कोई भी जो वर्कर है वो इन तीनों स्कीम्स को सब्सक्राइब किया हुआ है उसने, तो वो जो है इस स्कीम को सब्सक्राइब नहीं कर सकता। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन, विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। देखिए ऑप्शन देखते हैं। क्लियर एम्प्लॉयमेंट विल नॉट बी काउंटेड एज अ क्राइटेरिया फॉर एलिजिबिलिटी ऑफ द स्कीम, मिनिमम 2 years हमने पढ़ा था। द स्कीम प्रोवाइड रिलीफ टू द एक्सटेंट ऑफ 50% ऑफ द एवरेज पर डे, यस ये भी मैंने आपको बताया था, जो कि पिछले 4 कंट्रीब्यूशन का 50% मैक्सिमम देगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा। दूसरा, 90 days ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट कैन बी अवेल एनी टाइम इन लाइफ, कभी भी पूरे जीवन में आप 90 दिन का ले सकते हैं। तो ये तीनों के तीनों जो ऑप्शन है वो कवर है, बट इसने जो बात बोली है
क्लियर एम्प्लॉयमेंट को लेके वो गलत है। क्लियर एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। क्लियर एम्प्लॉयमेंट कैसे होना चाहिए कि एक नौकरी अगर उसने छोड़ी तो दूसरी नौकरी अगर वो ज्वाइन कर रहा है तो उसके बीच का जो पीरियड है 2 महीने का 3 महीने का, उसी के लिए उसको पैसा मिलेगा। इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका 1। ठीक है दोस्तों, आंसर है इसका 1। सो थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।